प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग कहानी का आगे का भाग पढ़ेंगे। तो पिछले भाग में हमने देखा कि जो इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट लगी हुई थी, जो मूर्ति लगी हुई थी, अब उसकी नाक जो है वह एकाएक गायब हो गई थी। अब इसी बात को लेकर के सरकारी विभाग के सामने एकदम परेशानी बढ़ गई थी और जो देश के जो भला चाहने वाले लोग थे उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में यह मामला प्रस्तुत किया गया था कि क्या किया जाए। और सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक होनी चाहिए, नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, यानी हमारी भी इज्जत नहीं रह जाएगी। तो कहानी का आगे का भाग इस प्रकार है। अब उच्च स्तर पर मशवरे हुए, यानी जो मीटिंग बुलाई गई थी, अब उस मीटिंग में उच्च स्तर पर मशवरे राय विचार किया गया, दिमाग खरोचे गए, दिमाग पर जोर डाला गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है, मूर्ति पर नाक होनी ही चाहिए। अब यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दे दिया गया, मूर्तिकार को आदेश दे दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए, दिल्ली में उपस्थित हो। अब मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, वैसे तो वह कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था, मतलब पैसों के लिए उसके मन में लालच था। अब आते ही, जैसे ही वह कलाकार आया तो आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्कामों यानी शासन के जो अधिकारी थे, अब उनके चेहरे की ओर देखा वो, और उन शासन के अधिकारियों के चेहरे पर अजीब परेशानी थी। उन चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी छाई हुई थी। कुछ अधिकारियों के चेहरे लटके हुए थे, कुछ के चेहरे उदास थे और कुछ एकदम बदहवास थे। अब यानी उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए और तभी एक आवाज़ सुनाई दी कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, कि तुम्हें जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगानी है। अब मूर्तिकार जब यह बात सुना तो उसने जवाब दिया कि नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, कि यह मूर्ति कब बनी थी और कहाँ पर बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब यह मूर्तिकार के द्वारा यह बोलते ही सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। जितने अधिकारी थे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक दूसरे पर काम टालने लगे कि यह बताना तुम्हारा काम है। अब खैर किसी तरह से यह मसला हल हुआ, मसला मतलब मामला, यह मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और उस क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। तो क्लर्क को इस बात के लिए कि यह मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था और यह कब बनी थी और कहाँ बनी थी, इस बात के लिए छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। अब पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। अब यानी पुरातत्व विभाग की जो प्राचीन स्मारकों की देखभाल करना, यह जो विभाग है उसको पुरातत्व विभाग कहते हैं। तो जो उसके विभाग की जो फाइलें थीं, अब उसके पेट चीरे गए, यानी फाइलें खोल खोल करके देखा गया, पर कुछ भी पता नहीं चला, मूर्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब क्लर्क लौटकर कमेटी के सामने आया और कांपते हुए उसने बयान दिया कि सर मेरी खता माफ़ हो, यानी मेरी खता मतलब गलती, मेरी गलती माफ़ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, फाइलें सब कुछ पचा चुकी हैं, यानी फाइलों में कहीं भी जो है कुछ भी मूर्ति के बारे में जानकारी नहीं है। अब हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। अब वो फिर से अधिकारी एकदम उदास हो गए। अब एक खास कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना ही है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार मतलब जिम्मेदारी। जो एक खास कमेटी बनाई गई थी उसी को ही यह जिम्मेदारी दे दी गई कि यह काम जैसे भी हो होना है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और उसने मसला हल कर दिया। ये सारी समस्या थी, मामले को हल निकाल लिया और वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, यानी पत्थर किस तरह का है यह बात अगर ठीक से पता नहीं चल रहा है तो इस बात पर आप परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। अब यह बात सुनते ही कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई और सभापति जो थे वो चलते चलते गर्व से बोले
कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है। हिंदुस्तान में हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब वो जो कमेटी के जो सदस्य, जो अध्यक्ष थे, सभापति थे, अब वो एक छोटा सा भाषण देने लग गए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हिंदुस्तान में ना मिलती हो, और हर चीज़ इस देश में है, और ज़रूरत बस खोज करने की है। यानी वह जो है एक छोटा सा भाषण दे दिए। अब यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया और मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। खान यानी जो पत्थर, माइंस जिसको बोलते हैं, तो खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ देर बाद फिर से वह हताश होकर के लौट आया, निराश होकर के लौट आया, और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत मतलब धिक्कार, कि उसका काम पूरा न कर पाया, तो इसके लिए जैसे धिक्कार हो, यह लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, यानी चप्पा चप्पा एकदम कोना कोना खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। अब सभापति फिर उसकी मूर्तिकार की बात सुन करके तैश में आ गए और कहने लगे कि लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन, यानी विदेशों की सभी चीज़ें हम अपना चुके हैं। उनके दिल दिमाग जैसा वो सोचते हैं, तौर तरीके उनके जैसे तौर तरीके हैं और रहन सहन है, हम सब अपना चुके हैं। जब हिंदुस्तान में बाल डांस मतलब बॉल डांस, जो बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब सभापति तैश में आकर, क्रोध में आकर इस तरह कहने लग गए। अब मूर्तिकार चुप खड़ा था और सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कुछ उपाय सोच लिया। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे, कि अखबार वाले इस बात को ना जान पाएं। अब सभापति की आंखों में भी चमक आ गई कि समस्या का हल निकलेगा। अब यह इसके सुनते ही सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया गया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, देश में बहुत सारे अपने नेताओं की मूर्तियां हैं। अगर आपकी इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। अब वो मूर्तिकार अपनी बात कहने में हिचकिचा रहा था, तो वह हिचकिचाते हुए बोला कि देश में बहुत से नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर आप इजाज़त दें और आप लोग ठीक समझें तो जिस नेता की भी नाक इस मूर्ति पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब मूर्तिकार की यह बात सुनते ही सबने सबकी तरफ देखा। सब अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी छा गई कि मतलब ऐसा करना गलत है, तो ऐसी बदहवासी छा गई। उसी की कुछ देर बाद ही खुशी तैरने लगी और इस बात के लिए सब तैयार हो गए। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यानी यह मूर्ति की जो नेताओं की मूर्ति है उनकी नाक उतारने का काम बड़ी होशियारी से हो। तो यह था जॉर्ज पंचम कहानी का अगला भाग। कहानी का अगला हिस्सा, आगे की कहानी हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।